नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आपके लिए पहले भी एक मैंने मॉक डाला है, एक और मॉक मैं आपके स्पेशल एजुकेशन के लिए आज डाल रहा हूं, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि हमारे स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टैट है पहले तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि सभी का टैट निकल जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी टैट जो दे रहे हैं कि सभी के टैट निकले और सभी अच्छे नंबरों से क्या पास हो जाएं, और आगे कमीशन के लिए फिर आप जल्दी से हम फाइट कर सकें और क्या है एक अच्छी जॉब हम पास के। तो चलते हैं मॉक की तरफ। आज मैं आपको मॉक टेस्ट 5 सॉल्व करवाने वाला हूँ। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बौद्धिक सुख सुविधा के से हीन बालक क्या कहलाता है। तो आपने मुझे बताना है कि बौद्धिक सुख सुविधा से हीन बालक क्या कहलाता है। तो बताइए क्या कहलाता है कि वंचित बालक कहलाएगा, या वंचित तो उसको बच्चा बोलेंगे, या प्रतिभाशाली बच्चा बोलेंगे, पिछड़ा बच्चा बोलेंगे, सृजनशील बच्चा बोलेंगे। तो बच्चे अगर आप कंफ्यूज हो कि पिछड़ा बालक होगा या वंचित बालक होगा, इन दो में कन्फ्यूजन रहेगी, तो यहाँ पे हम पिछड़ा बालक उसका नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वंचित बालक यहाँ पे बोलेंगे। तो इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि विशेष शिक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। 1:40 का होना चाहिए, 1:35 का होना चाहिए, 1:8 का होना चाहिए, 1:12 का होना चाहिए। बच्चे 1:40 और 35 तो किसका है जो हमारे जो नॉर्मल जो स्कूल होते हैं ना वहाँ पे चलता है। और यहाँ हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। तो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जब कोई बच्चा किसी शब्द को गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करोगे, आपने बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा हमारे पास। तो आप उसको कहोगे कि ऐसा मत बोलो, उसको मतलब ऐसे टोकोगे कि मतलब ऐसा बोलने से उसको मना करेंगे गलत शब्द का जब उच्चारण कर रहे हैं, या उसको शुद्ध उच्चारण बताएंगे, या गलत उच्चारण करने के लिए उसको डांटेंगे। बच्चे यहाँ पे क्या आई, डांटने की बात। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, कट हो गया, है ना। या कि ध्यान नहीं देंगे, बच्चे स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए आया, अगर आप बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो गलत बात है। तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा कट। तो हम उसे कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, कि हम उसको चुप करवा देंगे। बच्चे जब तक बच्चों को हम बोलना, अगर हमने बंद करवा दिया, उसको चुप करवा दिया, तो बच्चा क्या है वहीं पे सीखना क्या उसका कम हो जाएगा। हमें आगे बच्चों की जो भावना है उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त करें, हमें वो तो होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कट करते हैं, और हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप समझे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, कि निम्न में से श्रवण बाधित बच्चों के लिए अनुकूल आधार नहीं है। तो जो हमारे श्रवण बाधित जो बच्चे हैं उनके लिए अनुकूल आधार कौन सा नहीं है। बच्चे विजुअल, क्या हम इसको देखना उनका क्या लिए है, मतलब अनुकूल नहीं है। कंपन और प्रकाश या फिर ध्वनि। तो बच्चे प्रकाश, जब उसको देखना तो दिख तो रहा है उसको साफ से, तो उसको प्रकाश से कोई भी दिक्कत नहीं होने का, प्रकाश से उसको चल जाएगा कोई काम, ठीक है। वाइब्रेशन, बच्चे वाइब्रेशन, एक विजुअल बता दे तो विजुअल का भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि विजुअल क्या होगा, क्योंकि देखने से रिलेटेड है। तो श्रवण दोष बच्चे में तो इसके कोई भी उसको अफेक्ट ये करने वाला नहीं है। तो अच्छा, अब आपको होगा कि इसमें ध्वनि लगाएं, मतलब साउंड लगाएं, वाइब्रेशन लगाएं। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप लोग क्या करते हैं कि कई बार अपने मोबाइल को उसमें वाइब्रेशन मोड पे डाल देते हैं, तो क्या उसके लिए हमें क्या कानों से सुनने की ज़रूरत है, नहीं है ना, क्योंकि वो तो वाइब्रेट होकर हमें खुद उसको क्या फील हो जाएगा वो। तो इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसका ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहने वाला है। आई होप कि आप ये बात भी समझे होंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत शामिल नहीं है, कि इसमें से कौन सा सह पाठ्य यानी कि जो करिकुलर एक्टिविटी है उसके अंदर क्या है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। तो क्या है, लेक्चर है हमारा, या हमारा खेल है, संगीत है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो आपने बताना है कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। माफ़ के बच्चे, सह पाठ्यक्रम गतिविधि यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी, है ना। तो को करिकुलर एक्टिविटी में बच्चे स्पोर्ट्स होता है, संगीत भी होता है, ये भी होता है, लेकिन उसमें क्या व्याख्यान यानी कि कोई भी हम व्याख्यान विधि का उसमें यूज़ नहीं करते, कोई भी लेक्चर वगैरह हम यूज़ नहीं करते। तो आई होप कि आप समझोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसमें बोल रहा है आरसीआई के द्वारा कितनी श्रेणी में व्यवसायिक को कवर किया गया है। अब आपको ये बताना है ना, थोड़ा डीप क्वेश्चन है। तो ये DSSS में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो आरसीआई है उसने क्या है, जो हम प्रोफेशनल जो कोर्स है ना उसको मतलब कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है ना। तो उसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है आपको, कि 16 जो श्रेणियाँ हैं, 16 कैटेगरी है, उसमें हमें इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि RPWD बिल संसद में कब पेश हुआ। देखो बच्चे, आपको ये तो पता ही है कि क्या कब पास हुआ ये। तो क्या बोलते हैं 2016 में, ये तो सभी को पता है। लेकिन संसद यानी कि जब पहली बार क्या होगा, बिल आएगा, है ना। तो बिल के बाद उसके बाद वो चर्चा होगी, तो संसद में सबसे पहले कब लेके आया गया, तो वो इसमें बताना है हमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपने मुझे बताना है।
तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, 7 फ़रवरी 2014 में इसको क्या किया गया था, वहाँ पे पारित किया गया था। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, मतलब पारित नहीं किया गया, सबसे पहले संसद में इसको पेश किया, पेश करने की यहाँ पे बात की गई है ना। थोड़ा टफ क्वेश्चन था तो, लेकिन क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, DDRC का पूर्ण रूप क्या है, DDRC का? तो डिसेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर है, या फिर डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर है। तो आपने इसका मुझे बताना है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर है। मैंने बहुत से क्या MCQs आपको फ्री में प्रोवाइड किए हैं, ग्रुप में डाले हैं, और क्या बोलते हैं ऐप में भी मैंने इसको डाल रखा है। तो आप जो फुल फॉर्म्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, मुझे लगता है काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स आएंगे। जैसे 7-7 के पैटर्न है, तो सब में अगर एक एक भी मान के चलते हैं कि एक एक फुल फॉर्म पूछता है सब में से, तो लगभग 7 फुल फॉर्म्स हमारे पास आएंगी। तो मेरा आइडिया जहाँ तक है कि 10 के आसपास फुल फॉर्म्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है कि जो RMSA का पूर्ण रूप क्या है। तो बच्चों इसमें ना, जब मैं आंसर की में डाला था ना, इसका बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा, RMSA का जो पूर्ण रूप पूछा गया, तो RMSA का पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। तो आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपने इसका ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फिल्म तारे ज़मीं पर में कौन सी विकलांगता से संबंधित था, जो वो बच्चा था तो वो कि कौन सी वाली विकलांग से संबंधित था। तो आपने बताना है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक अक्षमता से था, अधिगम अक्षमता थे, स्वालीनता से था, या फिर बाधिरांतता से था। तो अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो किससे था। जो अधिगम अक्षमता से, वो क्या था, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत थी, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी वहाँ पे, है ना। तो MR नहीं था वो, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो क्या है, अपने जो नंबर्स थे या फिर उसके जो डिजिट्स थे उनमें अपना खोया रहता था। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है कि बैरी 5 स्लेट सिस्टम क्या है, कि बैरी 5 स्लेट सिस्टम क्या है, ठीक है। तो एक भाषा शिक्षण विधि है, क्या ये भाषा शिक्षण विधि है, सांकेतिक भाषा शिक्षण विधि है, व्यक्तित्व विकास विधि है, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों मैं इसका अगर आपको सही आंसर बताता हूँ तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर A की भाषा शिक्षण विधि है, जिसको हम बैरी 5 स्लेट सिस्टम कहते हैं। निम्न में से कौन से बच्चे हैं जिसमें स्वयं में खोए रहने के कारण भाषा और सामाजिक विकास नहीं हो पाता। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आसानी से लग जाएगा। तो उसको हम स्वालीनता का बच्चा कहते हैं, स्वालीनता वाला बच्चा, या फिर हम उसको ऑटिज्म का कहते हैं, या उसको हम ASD बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो आप इसका क्या आंसर लगाएंगे, तो आपने बताना है ना। तो ये बच्चे थोड़ा डीप क्वेश्चन इसलिए, इसमें डेट वगैरह इसलिए मेंशन हो रखे क्योंकि ये क्या DT+B या बिहार का जो स्पेशल एजुकेटर का टेस्ट था तो उनमें पूछे गए क्वेश्चन है, कुछ चंडीगढ़ में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इसमें बिल्कुल डेट मेंशन की गई है। लेकिन आपसे खाली ईयर ही पूछेंगे वहाँ पे, क्योंकि टैट में इतना हैवी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कि उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी पूछे, तो आपसे ईयर पूछ सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन का अगर आंसर की बात की जाए तो क्या है 27 सितंबर 2001, ठीक है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। बच्चों मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो आपने थोड़ा सा इसको मैनेज करना है ना, क्योंकि ऐसा मत सोचना कि हाँ कि सर कैसे बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे क्या गला बैठा हुआ है और थोड़ी खांसी भी हो रही है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना है। अच्छा, स्वालीनता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी। बच्चे स्वालीनता की सर्वप्रथम व्याख्या अगर आप लोग क्या होगे लियो के अंदर में, बाकी तो दो ही मेन है कि लियो के अंदर में और क्या ब्लूलर जो है हमारे, ठीक है। इसमें अगर कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि कौन से वाला सही आंसर होगा। तो बच्चे लियो के अंदर ने क्या है, सबसे पहले ऑटिज्म, ये वर्ड दिया था इसने सबसे पहले, है ना। क्या दिया था, ऑटिज्म का वर्ड इसने सबसे पहले दिया था। इससे पहले हम ऑटिज्म को हम नहीं सुनते थे, लेकिन लियो ब्लूनर थे, इन्होंने क्या किया था यहाँ पे सबसे पहले एक तरह से हम बोल सकते हैं कि व्याख्या की थी किसकी, स्वालीनता की। कुछ कि ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो क्या है उसमें सामाजिक, उसमें अधिक सामाजिक रूप से भी क्या पिछड़े हुए होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी उनकी है। तो ऐसे कुछ उन्होंने व्याख्या दी थी वहाँ पे। तो वो नोट्स में मैंने लिखे कि इन्होंने क्या व्याख्या दी थी और कब दी थी, या इन्होंने 1911 में। तो इसके बारे में आप बात कर सकते हैं ना। तो सिजोफ्रेनिया का केस था जो इनके पास, इन्होंने इसको स्वालीनता नाम देकर क्या है सिजोफ्रेनिया का केस यहाँ पे बताया था। तो इसका भी आपने ध्यान देना है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि CBR का पूर्ण रूप क्या है, CBR। अब आप मुझे बताइए कि CBR का पूर्ण रूप क्या है, कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, अच्छे 2 बार आ गया क्या, कंस्ट्रक्शन,
अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन है सेक्शन, ठीक है। ये कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, या फिर कंडीशन बेस्ड रिहेबिलिटेशन है, करिकुलम बेस्ड क्या है रिहेबिलिटेशन है। तो आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है? अगर आपको नहीं पता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन इसका सही आंसर है। तो निम्नलिखित में दृष्टिबाधिता के प्रभाव हैं, क्या प्रभाव है दृष्टिबाधिता के? तो आप लोगों ने हमें बताने हैं, है ना। तो समायोजन में समस्या होती है, उनको भौतिक समस्याओं में समस्या होती है, या फिर उनको क्या है दृश्य सामग्री पढ़ने में समस्या होती है, तो या फिर उसको है बैरियर फ्री एंटेब्लिशमेंट में उनको दिक्कत होती है। तो आप लोगों ने मुझे बताना कि क्या आंसर इसका हो सकता है। इसका आंसर ना आप खुद ही बताओगे, इसका आंसर मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, है ना, ठीक है। आपने गैस करना है कौन सा वाला आंसर है, पर लास्ट में मैं उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसका आंसर जो सही होने वाला है। देखना कि आप लोग कौन सा वाला आंसर लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो निम्नलिखित में विकलांगता के प्रति गलत धारणाएं हैं, विकलांगता के प्रति कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं? तो समाज के लिए बोझ है कि विकलांगता समाज के लिए बोझ है, ऐसे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते ऐसा बोला जाता है, या पूर्व जन्म का पाप है। तो कौन से वाले, या फिर सभी के सभी? तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका सही है कि सभी के सभी। ये क्या है? एक गलत धारणा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित में परामर्शदाता के गुण है। परामर्शदाता यानी कि जो काउंसलर रहता है उसके क्या हमारे पास क्या है करैक्टरिस्टिक वगैरह होते हैं, क्या उसके गुण होते हैं, क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो ओपन माइंडेड खुले विचार वाला होना चाहिए, सुनने की योग्यता होनी चाहिए, या प्रभावपूर्ण संप्रेषण कौशल होना चाहिए। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। आई होप कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। तो इसमें से असत्य कथन को चुनना है कि बधिर बच्चे लिप रीडिंग आते हैं, है ना। लिप रीडिंग स्पष्ट समझ लेते हैं, लिप रीडिंग लिखा है। बधिर बच्चे लिप रीडिंग स्पष्ट समझ लेते हैं, बधिर बच्चे श्रवण यंत्र से पूर्णतः ठीक सुन सकते हैं, या बधिर के कान में बोलने से वो सुन सकते हैं। तो बच्चे जो बधिर है उसके कान में, यानी कि जिसको क्या हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला, या जो डीफ बच्चे हैं ना, बधिर बोलते हैं डीफ बच्चे को, जो डीफ बच्चा है क्या उसके कान में बोलेंगे तो कुछ होगा क्या? तो कान में बोलने से वो सुन सकते हैं। हाँ, तो बच्चे अगर उनको क्या है एकदम से क्या होता है, एक तो क्या होता है हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बिल्कुल ही नहीं सुन पाते है ना। तो मतलब जो उसका जो बिल्कुल ना सुनने पाने वाले केस है। लेकिन जो बधिर जो बोल रहे थे, जो डीफ बोल रहे थे, उनको थोड़ा बहुत सुनता है। तो हमें क्या करता है, अगर हम उसके बिल्कुल कान के पास जाके बोलेंगे या थोड़ा ज़ोर से बोलेंगे तो उनको सुन जाता है, ऐसा नहीं होगा उनको बिल्कुल ही नहीं सुनेगा, है ना। तो उनको अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम उनको कुछ ऐसा इक्विपमेंट वगैरह उनको दे देते हैं तो क्या उनकी क्या है, उनको फिर थोड़ा सुनने का नॉर्मल लाइफ में वो उनको लेके आ जा सकता है। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, और सी ऑप्शन भी यहाँ पे सही यहाँ पे लग रहा है अभी तक तो, है ना। तो बधिर बच्चे लिप रीडिंग को स्पष्ट समझ लेते हैं। तो बधिर बच्चे कहते हैं लिप रीडिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपने केस देखे होंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो क्या इसको साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे सिर्फ बधिर बच्चे की बात हो, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या है, एक तरह से जो एमआर वाले बच्चे की यहाँ पे बात नहीं है, तो खाली बधिर के उसमें सोचना आपने, है ना। बधिर यानी कि जो डीफ वाले बच्चे होते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की टैगलाइन क्या थी? अब आपने मुझे बताना है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बन सकता है, क्योंकि ये है हमारे पास बिहार में ये जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो बच्चे समान अवसर देना, अधिकारों का संरक्षण करना एवं पूर्ण भागीदारी। तो इसका यही वाला इसका सही आंसर है ना। तो आपने इसको ध्यान रखना है। तो इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये आपने बताना है, ठीक है। तो कब हुई थी अगर आपको पता है तो ये थोड़ा हल्का सा डीप क्वेश्चन बना है, लेकिन ये क्या है DT+ भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर आप मुझे क्या बताओगे? अगर आपको नहीं पता तो याद रखना है कि 2008 इसका सही आंसर होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि पैराप्लीजिया क्या है? पैराप्लीजिया क्या होता है बच्चे? इसमें क्या होता है कि व्यक्ति एक हाथ और एक पैर प्रभावित होता है, दोनों हाथ प्रभावित होते हैं, शरीर की हड्डियां नहीं होती, या कमर से नीचे का भाग यहाँ पे प्रभावित होता है। आप लोगों ने मुझे बताना है। तो अगर आपने पैराप्लेजिया सुना होगा, CP का एक टाइप है, तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे सही आंसर है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है शिवाय। तो मतलब इंक्लूजन के लिए हमें क्या है, किसकी मतलब एक चीज़ को छोड़ के सबकी ज़रूरत है, वो बताना है कौन सा हमारे उसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो क्षमता संवर्धन की यानी कि कैपेसिटी की, है ना। तो उसके बाद क्या है, सेंसिटिव संवेदनशील बनना, या फिर क्या है पृथ्वीकरण, या अभिभावक की भागीदारी। बच्चे अभिभावक की भागीदारी क्या है बच्चे के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है ना। तो उसका क्या है जो क्षमता है उसको एक तरह से पहचानना, ये मतलब उसकी क्षमता को जानना या फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना, वो क्या है ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है हमारी। और उसको संवेदनशील बनाना ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम उसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये समावेशन की श्रेणी में नहीं आता।
लोकसभा में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब पारित हुआ था? अच्छा बताइए कब पारित हुआ था, ये वाला क्वेश्चन अगर बनता है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो हमारे क्या बोलते हैं कमीशन वाले एग्जाम होते हैं। टैट में ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन जो हमारे कमीशन वाले होते हैं वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। वहाँ डिसेबिलिटी के साथ साथ ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 14 दिसंबर 2016 को। ऐसे याद रखना कि 14 नवंबर को क्या चिल्ड्रन डे और 14 दिसंबर को क्या होते पास हुआ था 2016। तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 तभी तो बोला गया इसको। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को किस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था, अगर आपको ये पूछा जाए क्वेश्चन तो कौन सा है बच्चे? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत इसको लेके आया गया था। उसमें कुछ सुधार के साथ उसको क्या किया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इसमें क्या बाद में जा करके इसको बना दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा सामान्य व्यवहार बराबर करता है, ये किस तरह का लक्षण है? तो बच्चे लक्षण किसका होता है? जो हमारे स्वालीनता वाले बच्चे होते हैं, ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, तो उनका ये लक्षण होता है ना? सही है। तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलते हैं कि फिल्म ब्लैक, देखो एक मूवी, बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू से क्वेश्चन बनते हैं। DTSS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि फिल्म ब्लैक किस विकलांगता से संबंधित है? अगर मैंने तो ये मूवी देखी नहीं है, और अगर आपने देखी हो तो आपने ज़रूर बताना कि ब्लैक किस विकलांगता से संबंधित है। तो इसका वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि ये क्या है, बाधिरंधता यानी कि डीफ ब्लाइंडनेस से संबंधित वो मूवी थी, उसको क्या बोला गया था, ब्लैक बोला गया था। तो अगर मुझे टाइम लगा मैं ज़रूर देखूँगा। अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि हाँ कि मूवी कैसी है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि TIT का पूर्ण नाम, TID का पूर्ण नाम क्या है? TID का है ना, तो टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबिलिटी है, ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, या ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है? तो आपने इसका आंसर बताना है मुझे। तो बच्चे इसका क्या है, ट्रेनेबल इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड इसका सही आंसर यहाँ पे होने वाला है। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोड अथवा हैसन रोग, ठीक है। तो बच्चे अब ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं डिट्टो कॉपी यूज़ कर दिया, क्योंकि क्या सामान्य भाषा में जो ग्रामीण लोग हैं सो कोड एक वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोड वहाँ पे लिखा गया था। कोड अथवा हैसन रोग किस विकलांगता को कहा जाता है? तो मस्तिष्क के ज्वर को बोला जाता है, कुष्ठ रोग को बोला जाता है, मिर्गी को बोला जाता है, बाधिरंधता को बोला जाता है ना, डीफ ब्लाइंडनेस को बोला जाता है, एपिलेप्सी को बोला जाता है, लेप्रोसी को बोला जाता है, या फिर जो मस्तिष्क के ज्वर जो हमारा होता है तो उसको बोला जाता है। तो आप लोगों ने इसका आंसर बताना है। इसका आंसर भी मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ये बता दूँ क्या, क्योंकि आपका कल तो एग्ज़ाम है ना। कभी आप सोचो कि सर ने बताया नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है, लेप्रोसी है इसका आंसर, कुष्ठ रोग इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देखो आंसर की मैं साथ में यहाँ पे डाल रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कमेंट करें, इसमें लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों का भी एग्ज़ाम निकल जाए। बाकी आपको पता ही है कि 3 सेंटर बने हैं हमारे PRT वालों के, और 4 सेंटर बने हैं हमारे जो जो अपर जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं, है ना। तो अगर आपको नोट्स अगली बार के लिए चाहिए कमीशन के लिए, मुझे लग रहा है कि टैट तो आप सभी निकाल दो, ये कमीशन के अगर नोट्स चाहिए तो क्या है, आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया है, और मेरा नाम क्या है, मिस्टर जॉन। आपने मिस्टर जॉन लिख के और यहाँ पे नोट्स के बारे में, स्पेशल एजुकेशन के नोट्स के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो क्या मैं ऐप के थ्रू आपको PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम निकले, और अगर किसी का एग्ज़ाम शिमला में है तो मैं आपको ज़रूर मिलूँगा, और मुझे आप सबसे मिलकर खुशी होगी। और मैं चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकले तो आपके चेहरे खिले हुए हों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।